हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जेठानी का घास का देवरानी का बर्फ का ससुराल। पालमपुर गांव में दो घर आमने सामने बने हैं, जहां एक घर तो बर्फ से बना है जो कभी नहीं पिघलती, तो वहीं दूसरा घर कच्चा टूटा फूटा था। ये घर जेठानी प्रियंका का है। प्रियंका का कच्चा ससुराल था जिसका उसकी देवरानी महक खूब मजाक उड़ाती है। लगता है जेठानी जी आपने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो तुम्हें ऐसा ससुराल वाला घर मिला। ऊपर से आंगन की रसोई, गर्मियों में चिलचिलाती धूप में बैठकर तो तुम्हें नानी याद आ जाती होगी, है ना। एक मेरा बर्फ वाला ससुराल है, गर्मी में भी सर्दियों वाली फीलिंग आती है। असली घर तो वही होता है जिसमें प्यार और अपनापन हो। अच्छे से जानती हूँ आपको, ये सब धकियानुसी बातें करके ये दिखाना चाहती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच तो ये है कि इस कड़कड़ाती धूप में आपका पसीना बता रहा है कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये कहकर देवरानी वहाँ से चली जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जेठानी प्रियंका को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में, जब महक ब्याह कर उस घर में आई थी। महक शहर के एक बड़े व्यापारी की बेटी थी, जिसे अपनी ही कंपनी में काम करने वाले मैनेजर राज से प्यार हो गया था और राज से शादी कर वो अपने ससुराल आ गई। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों में ही वो अपने ससुराल वालों की गरीबी से परेशान होने लगी। फिर एक दिन, हे भगवान, ये पंखा कितना मरा मरा चलता है, इसकी हवा आना ना आना बराबर ही है, इसमें तो इंसान ऐसे मर ही जाए। ये गांव है रश्मि, ऊपर से हम गरीब हैं, अभी थोड़ा गुजारा कर लो, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा, मेरी तो जान निकली जा रही है इस गर्मी में। दरअसल वो घर काफी टूटा फूटा था, जिस कारण बाहर से सारी गर्म हवा अंदर ही आती थी। साथ ही घर के हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे। और कुछ दिन बाद, बस बहुत हुआ, मैं नहीं रह सकती इतनी गर्मी में। यहाँ ना तो एसी है ना कूलर, ऊपर से नाम का एक पंखा है जिसमें हवा का कुछ अता पता ही नहीं चलता। ना बाबा ना, मैं तो आज ही अपने डैड से कहकर अपने लिए नए नए मॉडर्न घरों के डिजाइन मंगवाऊंगी। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा रश्मि? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है, सभी बेटियां अपने पापा से कोई ना कोई डिमांड तो करती ही है। ये कहकर रश्मि अपने डैड को कॉल लगाती है और सारी बात बताती है। ठीक है बेटी, मैं आज ही अपने इंटीरियर डिजाइनर को बोलकर कुछ मकान के डिजाइन लेकर भेजता हूँ। कुछ दिन बाद, ये वाला नहीं, ये कुछ खास नहीं। अरे ये क्या, बर्फ का घर? जी मैडम, आप जैसा चाहती हैं वैसा घर बन जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें ऐसा केमिकल होता है ये कभी भी मेल्ट नहीं होता। सच में, फिर तो ये बड़ा ही कमाल का है, इसमें तो गर्मी भी नहीं लगेगी। अब तो मुझे ऐसा ही घर चाहिए। फिर अपने ससुराल वालों से जिद करके वो सामने वाली जमीन ले लेती है और उस पर बर्फ का घर बना लेती है। कुछ समय बाद वो अपने पति के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाती है, जबकि जेठानी अभी भी उस पुराने कच्चे घर में अपनी सास और पति के साथ जैसे तैसे गुजारा करती है। कड़ी धूप में आंगन में खाना बनाने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए सब कर लेती है। लेकिन उसका कच्चा घर टूटा फूटा है, जिससे गर्म लू अंदर आ जाती है, जिसके चलते रात में भी उनका घर कोयले की तरह गर्म रहता था। ऊपर से रात को लाइट भी चली जाती है। हे भगवान, अब तो लगता है प्राण ही निकल जाएंगे इन गर्मियों में। ये बुढ़िया अब जिंदा नहीं रहेगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, रुकिए मैं आपको पंखे से हवा कर देती हूँ। ये कहकर वो अपनी सास और बच्ची को पंखे से हवा करने लगती है, लेकिन साथ ही उसे उन पर दया भी आ रही थी। तो वहीं उसकी देवरानी रश्मि लाइट जाने के बाद भी बड़े आराम से अपने उस बर्फ के ठंडे ठंडे घर में सो रही थी। अगली सुबह प्रियंका जल्दी उठकर नदी से पानी लेने चली जाती है और नदी किनारे बनी ठंडी ठंडी घास पर कुछ देर बैठ जाती है। यहाँ कितना सुकून है। तभी उसकी नजर एक कछुए पर जाती है जो टेढ़ा होकर उस घास पर पड़ा हुआ था और काफी देर से सीधा होने की कोशिश कर रहा था। अरे ये क्या, लगता है ये मुसीबत में है। प्रियंका उसको पलट कर सही कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम तो बोलते भी हो। हाँ, क्योंकि मैं एक बोलने वाला कछुआ जो हूँ। एक बात बताओ, तुम इतनी थकी हुई सी क्यों लग रही हो, जैसे नींद पूरी ना हुई हो? फिर प्रियंका उसे सारी बात बताती है। तुम परेशान मत हो, तुम ये नदी किनारे की जादुई घास लेकर जाओ और इस घास से घर बना लो, इससे तुम्हारे यहाँ की सारी गर्मी भाग जाएगी। ये सुनकर प्रियंका बड़ी खुश हुई और अब वो उस जादुई घास को घर ले आई और उसी दिन से अपना घास का ससुराल बना लिया। वाह बहू, इस घास से तो अपना घर कितना ठंडा हो गया है।
हाँ माँ, ये तो चाची के बर्फ वाले घर से भी ठंडा है। आपको पता है, उस रोज मैं चाची के बर्फ वाले घर गई थी तो उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। लेकिन वो घर भी इतना ठंडा नहीं था जितना कि अपना घर है। रुको, मैं अभी चाची को बताकर आती हूँ, देखना वो कैसे जल भुन जाएगी। रिया अपनी चाची को बुलाकर लाती है, जहाँ वो इस घर को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो काफी बड़ा बन गया था और काफी ठंडा भी रहता है। ये सब देख रश्मि चिढ़ जाती है और वापस अपने घर जाने लगती है, जहाँ उसका सारा बर्फ का घर पिघल जाता है। हे भगवान, ये मेरा घर तो सारा पिघल गया। ये देख जेठानी अपनी देवरानी को सहारा देती है और उसे अपने घर ले आती है। अपनी जेठानी की अच्छाई देख रश्मि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है और अब उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजा और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं। परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहाँ पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती, तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहाँ गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं।
उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों, और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ, साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं।